द सर्कल ऑफ लाइफ परिचय। प्रिय श्रोताओं नमस्ते। बुक वाला की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सोचिए, एक शेर का बच्चा पैदा होता है, उसका नाम सिम्बा रखा जाता है। पूरा जंगल उसे राजकुमार मानता है, उसके भविष्य के लिए झूमता है। लेकिन क्या सिर्फ पैदा हो जाना भर काफी है? क्या ताज अपने आप सिर पर आ जाता है? नहीं, उसे झेलना पड़ता है अपने पिता की मौत का दर्द, अपने चाचा के धोखे का जहर और जिम्मेदारियों का वो बोझ जिससे वो भागना चाहता है। द सर्कल ऑफ लाइफ सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है। ये दिखाती है कि कैसे हर इंसान की अपनी में एक मोड़ आता है जहां उसे तय करना होता है कि वो डरेगा या डटेगा। ये किताब हमें बताती है कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उस फैसले में है जो आप तब लेते हैं जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। आज हम इसी यात्रा पर निकलेंगे, सिम्बा के साथ, उसकी गलतियों से, उसकी कमजोरियों से और अंत में उस विजय से जो उसे एक सच्चा राजा बनाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, आप अपनी ही कहानी का एक हिस्सा पहचानेंगे। शुरू करते हैं। अध्याय 1, उसकी पहली नौकरी और पहला पैसा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूं जिसके हाथ में पहली बार अपनी कमाई का पैसा आया। ये कहानी है द सर्कल ऑफ लाइफ किताब के पहले अध्याय की, जिसका नाम है उसकी पहली नौकरी और पहला पैसा। अब सोचिए, जब आपने पहली बार अपनी जेब में अपनी कमाई का सिक्का रखा था तो कैसा लगा था? वो एहसास, वो गर्व, वो उत्साह, कुछ ऐसा ही था उस लड़के के साथ भी। वो लड़का था राघव, एक आम सा मिडिल क्लास परिवार का बेटा। उसने अभी अभी कॉलेज खत्म किया था और उसके सामने थी पहली नौकरी, एक छोटी सी कंपनी में जहां तनख्वाह थी 15,000 रुपए महीना। अब ये 15,000 रुपए बड़ी कंपनियों के पैकेज के सामने कुछ नहीं थे, लेकिन राघव के लिए ये पूरी दुनिया थे। उसने पहली बार महसूस किया कि पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आजादी का टिकट है। एक दिन उसने अपने दोस्त अर्जुन से कहा, यार मुझे लगता है मैं अब अपने पापा को कुछ पैसे दे सकता हूँ। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे तू पागल है, 15,000 में से देना क्या? पहले अपना फोन बदल ले। लेकिन राघव ने जवाब दिया, फोन तो बाद में भी बदल सकता हूँ, लेकिन पापा को पहली बार अपने बेटे के हाथ से पैसे देने का सुख, वो पल कभी वापस नहीं आएगा। ये संवाद सुनकर आपको शायद हंसी आए, लेकिन यही तो है जीवन का पहला सबक। राघव ने उस दिन जो सीखा वो किसी किताब में नहीं लिखा था। उसने सीखा कि पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे सही जगह खर्च करना। अब आप सोच रहे होंगे, ये अध्याय आज के समय में कैसे प्रासंगिक है? देखिए, आज के दौर में हर कोई जल्दी से अमीर बनना चाहता है। लोग क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लेकर दिखावा करते हैं, लेकिन राघव की कहानी हमें सिखाती है कि पहली कमाई का असली मजा उसे बांटने में है, जमा करने में नहीं। किताब में एक और रोचक प्रसंग है। राघव ने अपनी पहली तनख्वाह का कुछ हिस्सा अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदने में लगाया। जब उसने माँ को वो साड़ी दी तो माँ की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, ये साड़ी मेरे लिए हजारों में नहीं लाखों में है। यही तो है जीवन का सर्कल। जब आप पहली बार कमाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि पैसा सिर्फ एक माध्यम है। असली चीज है उस पैसे के पीछे की मेहनत, उसकी कीमत और उसे पाने का अनुभव। तो दोस्तों, अगर आप आज पहली बार नौकरी शुरू कर रहे हैं या आपने अभी अभी अपना पहला पैसा कमाया है, तो याद रखिए, ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये आपकी आजादी की पहली सीढ़ी है। इसे संभालिए, इसे बांटिए और सबसे जरूरी, इससे सीखिए। क्योंकि जीवन का ये सर्कल तभी पूरा होता है जब आप कमाना भी जानते हैं और खर्च करना भी। और यही है द सर्कल ऑफ लाइफ का पहला पार्ट। अध्याय 2, दादी की कहानियां और सीख। तो मित्रों, आपने पहले अध्याय में जीवन के उस बड़े घेरे को समझा जहां हर शुरुआत का एक अंत होता है और हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। लेकिन ये सब समझना एक बात है और इसे जीना बिल्कुल दूसरी बात। ये अंतर कैसे पाटा जाए, ये सीख हमें कहां से मिलेगी? इसी सवाल का जवाब लेकर आता है हमारा दूसरा अध्याय, दादी की कहानियां और सीख। आपने देखा होगा, हर परिवार में एक ऐसी शख्सियत होती है जिसके पास समय का खजाना होता है। वो घड़ी नहीं देखती, वो पीढ़ियों को देखती है। हमारी किताब में भी ऐसी ही एक दादी है। उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन उनके पास वो ज्ञान है जो किताबों में नहीं मिलता, वो ज्ञान जो अनुभव की आग में तपकर निकला है। एक दिन दादी अपने पोते पोतियों को बगीचे में बिठाकर एक पुरानी कहानी सुनाती हैं। वो कहती हैं, बेटा, एक बार एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि पूरे गांव को छांव देती थीं। लेकिन एक दिन तेज आंधी आई। उस आंधी ने बड़ी बड़ी शाखाएं तोड़ दी, लेकिन पेड़ का तना मजबूती से खड़ा रहा। पोते ने पूछा, दादी, लेकिन वो शाखाएं तो टूट गईं, फिर पेड़ को कैसे अच्छा लगा? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, पेड़ को ये समझ में आ गया था कि जो शाखाएं टूटी हैं वो अब उसका बोझ नहीं है।
अब उसके पास नई कोपले फूटने की जगह है। जीवन भी ऐसा ही है। हम अक्सर पुरानी शाखाओं, पुरानी आदतों, पुराने गिले शिकवों, पुराने रिश्तों को इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं कि नई कोपलों के लिए जगह ही नहीं बचती। ये सुनकर पोती ने कहा, लेकिन दादी, छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। दादी ने उसे गोद में बिठाया और कहा, हाँ बेटा, मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। याद रखो, जब तुम एक मुट्ठी रेत पकड़ते हो तो जितना जोर से पकड़ोगे उतनी ही जल्दी रेत तुम्हारी उंगलियों से फिसल जाती है। जीवन को भी ढीला पकड़ो, तभी वो तुम्हारे पास रहेगा। ये सुनकर एक पोते ने पूछा, दादी, लेकिन हम कैसे जाने कि क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है? दादी ने एक फूल तोड़ा और उसे अपनी हथेली पर रखा। देखो बेटा, ये फूल, अगर मैं इसे जोर से दबाऊं तो ये कुचल जाएगा, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये गिर जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे हल्के से पकड़ूं तो ये मेरे पास रहेगा और खिलता रहेगा। यही है जीवन का रहस्य, न तो पूरी तरह छोड़ो, न ही पूरी ताकत से पकड़ो, बस संतुलन बनाओ। और फिर दादी ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जिसने अपने दरबारी से पूछा, मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाओ। दरबारी ने एक अंगूठी बनवाई और उस पर लिखवाया, ये भी बीत जाएगा। राजा ने पूछा, ये कैसा सबक है? दरबारी ने कहा, जब तुम सुख में हो तो याद रखना कि ये भी बीत जाएगा, तो तुम अहंकार में नहीं डूबोगे, और जब तुम दुख में हो तो याद रखना कि ये भी बीत जाएगा, तो तुम निराशा में नहीं डूबोगे। दादी ने समझाया, यही है द सर्कल ऑफ लाइफ का असली मतलब। हर मौसम बदलता है। गर्मी के बाद बारिश आती है, बारिश के बाद सर्दी। कोई मौसम हमेशा नहीं रहता। तो जब जीवन में मुश्किलें आए तो याद रखो, ये भी बीत जाएगा, और जब खुशियां आए तो उन्हें पूरा जियो, लेकिन ये भी याद रखो कि ये भी बीत जाएगा। तो मित्रों, इस अध्याय की सीख यह है कि दादी की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो जीवन के वो पाठ हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अतीत को सम्मान दें लेकिन उसके बोझ तले ना दबें, कैसे हम अपने रिश्तों को पकड़ें लेकिन उनका गुलाम न बने, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हम हर पल को जिएं ये जानते हुए कि ये पल भी गुजर जाएगा। ये अध्याय हमें बताता है कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान अक्सर सबसे सरल कहानियों में छिपा होता है, और वो ज्ञान हमें अपने बड़ों से, अपनी दादी नानी से, उन अनुभवी आंखों से मिलता है जिन्होंने जीवन के कई मौसम देखे हैं। तो अगली बार जब आप अपनी दादी से मिले तो उनसे एक कहानी जरूर सुने, क्योंकि शायद उसी कहानी में आपके जीवन का वो सबक छिपा हो जो आपको द सर्कल ऑफ लाइफ को सच में समझने में मदद करेगा। अध्याय 3, एक छोटी सी मदद, एक बड़ी बात। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव अक्सर सबसे छोटी चीजों से शुरू होते हैं? जैसे एक बूंद समंदर बन जाती है, वैसे ही एक छोटी सी मदद किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। इस अध्याय में लेखक ने एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाई है। एक बूढ़ा आदमी हर रोज सुबह समुद्र के किनारे टहलने जाता था। एक दिन उसने देखा कि ज्वार ने हजारों स्टारफिश को किनारे पर फेंक दिया है। वे धूप में तड़प रही थीं। तभी एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और एक एक करके स्टारफिश को उठाकर वापस समुद्र में फेंकने लगा। बूढ़े ने कहा, बेटा, यहाँ हजारों स्टारफिश पड़ी हैं, तुम कितनों को बचा पाओगे? तुम्हारी इस छोटी सी मदद से क्या फर्क पड़ेगा? लड़के ने मुस्कुराकर एक और स्टारफिश उठाई, समुद्र में फेंका और बोला, देखो, इस एक को तो फर्क पड़ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर सोचते हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, लेकिन सच ये है कि हर बड़ी क्रांति एक छोटे से कदम से शुरू होती है। अध्याय में एक और रोचक उदाहरण है एक स्कूल टीचर का। वो रोज सुबह अपनी क्लास में आने से पहले एक छात्र को अलग से 5 मिनट पढ़ाती थी। बाकी टीचर्स ने कहा, इतने सारे बच्चे हैं, एक को 5 मिनट देने से क्या होगा? लेकिन उस टीचर ने हार नहीं मानी। 1 साल बाद वही छात्र क्लास में टॉप कर गया। उसने कहा, मैडम, के वो 5 मिनट मेरी जिंदगी बदल गए। दोस्तों, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि मदद का आकार मायने नहीं रखता, मायने रखता है उस मदद का इरादा और उसका समय। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, वैसे ही एक छोटी सी दयालुता किसी की उम्मीदों को जगा सकती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी मदद बहुत छोटी है, तो याद रखिए वो स्टारफिश वाला लड़का। हो सकता है आप पूरी दुनिया न बदल पाए, लेकिन किसी एक की दुनिया जरूर बदल सकते हैं, और शायद वही एक आपकी दुनिया बदलने के लिए काफी है। अध्याय 4, जीवन में सादगी का महत्व। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सादगी वाला चैप्टर क्या बकवास है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, मैं अपने एक अमीर मित्र के घर गई। उसका घर एक महल जैसा था। हर कमरे में एयर कंडीशनर, हर दीवार पर महंगी पेंटिंग्स और एक अलमारी इतनी बड़ी कि उसमें कपड़े नहीं बल्कि एक पूरा फैमिली रह सकती थी। मैंने उससे पूछा, यार, इतना सब क्यों? वो बोला, जीवन में सुख चाहिए ना। मैंने कहा, लेकिन तू इन सब चीजों का कितना उपयोग करता है? वो चुप हो गया। फिर बोला, सच कहूं, मैं इनमें से ज्यादातर चीजों को सिर्फ देखता हूं, उन्हें धोता हूं, साफ करता हूं,
और फिर अगली बार देखता हूँ। यही तो है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या। हम चीजों को इकट्ठा करते हैं लेकिन उनका आनंद नहीं लेते। हम सोचते हैं कि जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतनी ज्यादा खुशी होगी, लेकिन असल में जितनी ज्यादा चीजें होती हैं उतना ही ज्यादा बोझ होता है। सादगी का मतलब क्या है? सादगी का मतलब ये नहीं कि आप एक झोपड़ी में रहें और फटे कपड़े पहनें। सादगी का मतलब है कि आप अपनी जरूरतों को पहचानें और उनसे ज्यादा कुछ ना रखें। जैसे मेरे एक और दोस्त है राजू। वो एक साधारण सी जिंदगी जीता है। उसके पास एक छोटा सा घर है, एक पुरानी गाड़ी है और कपड़े सिर्फ उतने ही हैं जितने चाहिए, लेकिन वो हर दिन खुश रहता है। उसकी खुशी चीजों में नहीं बल्कि उसके काम में, उसके परिवार में और उसके दोस्तों में है। एक दिन मैंने उससे पूछा, राजू तू इतना खुश कैसे रहता है? वो बोला, मैंने एक बात समझ ली है, खुशी चीजों में नहीं बल्कि अनुभवों में होती है। मैं एक नई गाड़ी नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ पार्क जा सकता हूँ। मैं महंगे रेस्तरां में नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ घर पर खाना बना सकता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें ही असली खुशी देती हैं। सादगी का एक और उदाहरण, आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी नए शहर में जाते हैं तो आपको वहां की सादगी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहां आपके पास अपनी सारी चीजें नहीं होती। आपके पास सिर्फ एक बैग होता है और उसी में आपकी पूरी जिंदगी समा जाती है, और आप पाते हैं कि आप उतने ही खुश हैं, शायद उससे भी ज्यादा। यही सादगी का जादू है। जब आपके पास कम चीजें होती हैं तो आपके पास ज्यादा समय होता अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समय उन चीजों के लिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। सादगी और आधुनिक जीवन। आज के समय में हम सब एक दौड़ में शामिल हो गए हैं। हम दौड़ रहे हैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए, ज्यादा चीजें खरीदने के लिए, ज्यादा बड़ा घर बनाने के लिए। लेकिन इस दौड़ में हम भूल गए हैं कि असली जिंदगी क्या है। एक बार मैंने एक बहुत अमीर आदमी से बात की। उसके पास 3 घर थे, 5 गाड़ियां और एक निजी जेट। मैंने उससे पूछा, आपको क्या चाहिए जो आपके पास नहीं है? वो बोला, मुझे शांति चाहिए। मैं रात को सो नहीं पाता, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। यही तो विडंबना है। हम सोचते हैं कि चीजें हमें शांति देंगी, लेकिन असल में चीजें ही हमारी अशांति का कारण बन जाती हैं। सादगी का अभ्यास कैसे करें? सादगी का अभ्यास करना बहुत आसान है, बस कुछ छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। पहला कदम, अपने घर से शुरू करें। उन चीजों को निकालें जिनका आपने पिछले 1 साल में उपयोग नहीं किया। आप हैरान होंगे कि कितनी चीजें बेकार पड़ी हैं। दूसरा कदम, अपनी डायरी में लिखें कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। क्या आपको वाकई उस नए फोन की जरूरत है? क्या आपको वाकई उस महंगी घड़ी की जरूरत है? तीसरा कदम, अपने समय को सादा बनाएं। हर दिन कुछ समय निकालें, टहलें या किताब पढ़ें। सादगी का असली मतलब, दोस्तों, सादगी का असली मतलब है कि आप अपने जीवन को इतना साफ और सरल बना लें कि आपको पता हो कि आपके पास क्या है और क्यों है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ गई है। आप ज्यादा खुश हैं, ज्यादा शांत हैं और ज्यादा संतुष्ट हैं। याद रखिए, जीवन एक सफर है और इस सफर में हम जितना कम सामान लेकर चलेंगे उतना ही आसान होगा। चीजें हमें बांधती हैं जबकि सादगी हमें आजाद करती है। तो आज से ही शुरू करें। अपने जीवन से एक चीज निकालें जो आपको बांधे हुए है और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। सादगी ही असली सुख है। अध्याय 5, दोस्ती और विश्वास का रिश्ता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो हम चुनते हैं, जो हमें खून से नहीं बल्कि एहसासों से मिलता है। ये अध्याय दोस्ती और विश्वास का रिश्ता हमें सिखाता है कि कैसे दोस्ती सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसा बंधन है जो विश्वास की नींव पर खड़ा होता है। किताब द सर्कल ऑफ लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। जंगल में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाओं पर एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। एक दिन तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि गिलहरी का बिल हिलने लगा। वो डर गई। उसने बरगद से कहा, दादा मैं डर गई हूँ। बरगद ने अपनी एक मोटी शाखा उसकी ओर बढ़ाई और कहा, डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हारा घर मेरी गोद में है। ये सुनकर गिलहरी को इतना भरोसा हुआ कि वो सो गई। तूफान गुजर गया, लेकिन उस रात गिलहरी ने बरगद पर पूरा विश्वास किया और बरगद ने उसे कभी गिरने नहीं दिया। दोस्ती का यही तो रिश्ता है। जब आप कमजोर हो तो कोई आपको संभाल ले, और जब वो कमजोर हो तो आप उनके लिए वो बरगद बन जाएं। अब एक और उदाहरण लेते हैं। किताब में 2 भालुओं की कहानी है, भूरा और काला। दोनों बचपन के दोस्त थे। एक दिन भूरे भालू ने काले भालू से कहा, मैं तुमसे एक राज कहता हूँ, मुझे डर लगता है अंधेरे से। काला भालू हंसा नहीं। उसने कहा, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हर रात जब तक तुम्हें नींद ना आ जाए। ये था विश्वास।
भूरे भालू ने अपनी कमजोरी बताई और काले भालू ने उसे कभी वो कमजोरी याद दिलाकर नीचा नहीं दिखाया, उल्टा वो उसकी ताकत बन गया। दोस्तों याद रखिए, दोस्ती वो नहीं जो हर वक्त हाँ में हाँ मिलाए। दोस्ती वो है जो सच बोले, भले ही वो सच कड़वा हो। जैसे किताब में एक लोमड़ी और खरगोश की जोड़ी है। खरगोश हमेशा जल्दी जल्दी फैसले लेता था और गलतियां करता था। लोमड़ी ने एक दिन कहा, तुम जल्दबाजी में हो, रुको, सोचो। मैं तुम्हारी दोस्त हूं इसलिए तुम्हें बता रही हूं, भले ही तुम नाराज हो जाओ। खरगोश पहले तो बुरा माना, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि लोमड़ी ने उसे बड़ी गलती से बचाया। तब उसने कहा, तुम सच्ची दोस्त हो। तो देखिए, दोस्ती और विश्वास का ये रिश्ता कितना गहरा है। ये हमें सिखाता है कि भरोसा कमाना पड़ता है, मांगने से नहीं मिलता। दोस्त वो है जो आपकी कमजोरी को जानकर भी आपका साथ न छोड़े। और सबसे बड़ी बात, दोस्ती में सच बोलना सबसे बड़ा विश्वास है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहां हर कोई अपनी दुनिया में खोया है, वहां ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि सच्ची दोस्ती ही वो ठौर है जहां हम बिना किसी डर के अपना असली रूप दिखा सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने दोस्त से मिले तो उसे बताइए कि वो आपके लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि दोस्ती सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये तो जीवन का वो अध्याय है जो हर पन्ने पर लिखा जाना चाहिए। याद रखिएगा, जहां विश्वास है वहीं दोस्ती है, और जहां दोस्ती है वहीं जीवन की असली खूबसूरती है। अध्याय 6, सफलता की असली पहचान। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक बगीचे में खड़े हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तितलियां मंडरा रही हैं और हवा में एक सुगंध घुली हुई है। लेकिन बीच में एक पेड़ है जिसमें लगे फलों को देखकर लोग हैरान हैं। वो फल इतने बड़े, इतने मीठे और इतने चमकदार हैं कि हर कोई उन्हें देखना चाहता है। अब सोचिए, क्या उस पेड़ की सफलता सिर्फ उन फलों में है या फिर उसकी असली पहचान कुछ और है? यही सवाल द सर्कल ऑफ लाइफ के इस अध्याय में उठाया गया है। अध्याय का नाम है सफलता की असली पहचान, और मैं आपको बता दूं, ये अध्याय पूरी किताब का दिल है, क्योंकि ये हमें वो सिखाता है जो हम स्कूलों, कॉलेजों या ऑफिसों में कभी नहीं सीख पाते। इस अध्याय में एक कहानी है एक बूढ़े बुनकर की। वो अपनी जिंदगी भर कपड़े बुनता रहा। उसके हाथों से निकले कपड़े इतने खूबसूरत थे कि राजा महाराजे भी उन्हें पहनना चाहते थे। लेकिन जब उसे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि वो कपड़ा नहीं है जो मैंने बुना, बल्कि वो हाथ हैं जिन्होंने मुझे बुनना सिखाया। ये सुनकर हैरानी होती है ना? लेकिन यही तो सफलता की असली पहचान है। ये वो नहीं है जो आपने हासिल किया, बल्कि वो है जो आपने दूसरों को हासिल करने में मदद की। अब मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। इसी अध्याय में एक संवाद है एक युवा उद्यमी और एक बूढ़े किसान के बीच। युवा उद्यमी कहता है, मैंने 10 कंपनियां खड़ी की हैं, मेरे पास करोड़ों का कारोबार है, मैं सफल हूँ। किसान मुस्कुराता है और कहता है, बेटा, तूने कितने लोगों को खाना खिलाया, तूने कितने लोगों को सपने दिखाए, तूने कितने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया। ये संवाद सुनकर युवा उद्यमी चुप हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी सफलता का पैमाना सिर्फ नंबर और पैसा नहीं है। असली सफलता वो है जो आप दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं। दोस्तों, ये अध्याय हमें बताता है कि हम अक्सर सफलता को बाहरी चीजों से मापते हैं, पैसा, नाम, शोहरत, पदवी। लेकिन ये सब तो सिर्फ फल है। असली पहचान तो जड़ों में है। जड़ें हैं आपके मूल्य, आपकी ईमानदारी, आपकी दयालुता और दूसरों के प्रति आपका प्यार। अध्याय में एक और रोचक किस्सा है। एक मशहूर डॉक्टर को पुरस्कार मिलता है। वो स्टेज पर जाता है और कहता है, ये पुरस्कार मेरा नहीं है, ये उन सैकड़ों मरीजों का है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, उन नर्सों का है जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, और उन छात्रों का है जिन्होंने मुझसे सीखा। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। ये सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है, क्योंकि ये सच्चाई है। सफलता अकेले नहीं आती, वो एक सर्कल की तरह है, जो आप देते हैं वो आपको वापस मिलता है। तो आज के इस अध्याय में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपनी सफलता को कैसे मापते हैं? क्या वो सिर्फ आपके बैंक बैलेंस से है, या फिर वो उन मुस्कुराहटों से है जो आपने किसी के चेहरे पर लाई? वो उन आंसुओं से है जो आपने किसी की आंखों से पोंछे? वो उन हाथों से है जिन्हें आपने थामा? याद रखिए, द सर्कल ऑफ लाइफ हमें सिखाता है कि जिंदगी एक चक्र है। आप जो बोते हैं वो काटते हैं, आप जो देते हैं वो आपको मिलता है। और सफलता की असली पहचान ये है कि आपने इस चक्र को कितना सुंदर बनाया। तो आज से अपनी सफलता को नए नजरिए से देखिए। देखिए कि आपने कितने लोगों को प्रेरित किया, कितने लोगों को मदद की, कितने लोगों को खुश किया। क्योंकि असली सफलता वो नहीं है जो आपके पास है, बल्कि वो है जो आप दूसरों को देते हैं। यही है सफलता की असली पहचान, और यही वो सबक है जो आज आपको द सर्कल ऑफ लाइफ से मिलता है। अध्याय 7, हार से मिली जीत। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जीत का स्वाद कैसा होता है?
शायद मीठा गर्व से भरा जश्न जैसा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जीत के बारे में बताने जा रही हूं जो हार के आंसुओं से सींची गई थी। जंगल में एक दिन शेर और चीते के बीच बहस छिड़ गई। चीता बोला, मैं सबसे तेज हूं, मैंने आज तक कोई शिकार नहीं छोड़ा। शेर ने मुस्कुराकर कहा, तेज होना काफी नहीं है भाई, कभी कभी धैर्य तेजी से बड़ी जीत दिलाता है। चीता हंसा, धैर्य? वो तो कमजोरों का बहाना है। तभी जंगल में आग लग गई। सब जानवर भागने लगे। चीता ने अपनी तेजी पर भरोसा किया और सबसे आगे निकल गया। लेकिन रास्ते में एक गहरी खाई आ गई। चीता रुका, घबराया, वापस मुड़ा तो पीछे आग, आगे खाई। वो हार मानने लगा। तभी शेर धीरे धीरे आया। उसने देखा खाई के किनारे एक पुराना पेड़ गिरा हुआ था। शेर ने चीते से कहा, देखो, हार मानने से पहले एक बार और देखो। शेर ने उस पेड़ को पंजों से खींचकर खाई पर पुल बना दिया। दोनों पार हो गए। चीते ने शर्म से सिर झुकाया और बोला, मैं हार गया, मेरी तेजी ने मुझे अंधा कर दिया था। शेर ने उसके कंधे पर पंजा रखा। नहीं भाई, तू हारा नहीं, तूने हार से कुछ सीखा, यही असली जीत है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हार कोई अंत नहीं है। हार तो एक सबक है, एक तीर जो हमें सही रास्ता दिखाता है। जब हम हारते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं। हम देखते हैं कि हम कहाँ गलत थे, कहाँ सुधार करना है। आप जानते हैं, हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है। हो सकता है आपने कोई परीक्षा नहीं दी हो, कोई नौकरी नहीं मिली हो, कोई रिश्ता टूट गया हो। उस वक्त लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वो शुरुआत होती है, एक नई शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक ये है कि हार को गले लगाओ। उसे अपना दुश्मन मत समझो, बल्कि अपना सबसे अच्छा शिक्षक समझो। जैसे शेर ने कहा, हार से मिली जीत ही सबसे मीठी होती है, क्योंकि उसमें सीखने का स्वाद होता है। तो अगली बार जब आप हारें तो याद रखिएगा, ये अंत नहीं है, ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। और इस अध्याय का नाम है हार से मिली जीत। अध्याय 8, बुजुर्गों का सम्मान और उनकी बातें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है, लेकिन जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये है बुजुर्गों का सम्मान और उनकी बातें। आपने कभी गौर किया है कि जब हम छोटे थे तो हमारे दादा दादी, नाना नानी हमें कहानियां सुनाते थे? वो कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं, वो जीवन के सबक थे, अनुभवों का खजाना था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें लगने लगा कि हम सब कुछ जानते हैं। हम अपने बुजुर्गों की बातों को पुराने जमाने की बातें कहकर टालने लगे। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि बुजुर्ग सिर्फ उम्र में बड़े नहीं होते, बल्कि अनुभव में, समझदारी में और धैर्य में बड़े होते हैं। वो एक जीवित लाइब्रेरी की तरह हैं जिसमें हजारों किताबें हैं, लेकिन हम उन्हें खोलना ही नहीं चाहते। किताब में एक बहुत ही रोचक उदाहरण है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिनका नाम चाचा जी था। वो बहुत बूढ़े थे, उनकी आंखें कमजोर हो गई थीं और वो मुश्किल से चल पाते थे। गांव के लोग उन्हें बेकार समझते थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सब लोग परेशान थे। तब चाचा जी ने कहा, बच्चों, इस गांव के पूर्व की तरफ एक पुराना कुआं है जो सूख गया था, उसे खोदो तो पानी मिलेगा। लोग हंसे, चाचा जी आपको क्या पता, आप तो देख भी नहीं सकते। लेकिन एक जवान लड़के ने उनकी बात मानी। उसने वहां खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में पानी का फव्वारा फूट पड़ा। पूरा गांव दंग रह गया। तब चाचा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने अपनी जवानी में वो कुआं खोदा था। आंखें कमजोर हो गईं, लेकिन यादें नहीं। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि बुजुर्गों की बातों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनके पास वो ज्ञान है जो हमने किताबों में नहीं पढ़ा। वो जीवन के उतार चढ़ाव देख चुके हैं। वो जानते हैं कि कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब कदम पीछे खींचना है। अब बात करते हैं सम्मान की। सम्मान का मतलब सिर्फ पैर छूना या जी कहना नहीं है। सम्मान का मतलब है उनकी बात सुनना, उनकी राय को अहमियत देना और उन्हें ये एहसास दिलाना कि वो अब भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। किताब में एक और संवाद है जो मुझे बहुत छू गया। एक पोता अपने दादा से पूछता है, दादा, आप हमेशा कहते हैं कि पुराने जमाने में सब अच्छा था, क्या सच में ऐसा था? दादा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, पुराना जमाना अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें अच्छाई ज्यादा थी। लोग एक दूसरे के लिए समय निकालते थे। आज तुम लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन समय नहीं। ये संवाद हमें आईना दिखाता है। हम आज दौड़ रहे हैं, लेकिन किसके पीछे? हमारे पास स्मार्टफोन है, लेकिन अपनों से बात करने का समय नहीं। हमारे पास तकनीक है, लेकिन इंसानियत खोती जा रही है। बुजुर्ग हमें यही सिखाते हैं कि जिंदगी दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। इस अध्याय की प्रासंगिकता आज के समय में और भी बढ़ जाती है। आज के डिजिटल युग में जहां हर कोई अपनी स्क्रीन में खोया हुआ है, बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो बोझ है, लेकिन सच ये है कि वो हमारी जड़ें हैं। अगर जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो पेड़ कैसे खड़ा रहेगा? तो दोस्तों, आज से ही एक वादा कीजिए,
जब भी घर जाए अपने बुजुर्गों से कुछ देर बैठकर बात कीजिए। उनसे पूछिए कि उनकी जवानी कैसी थी, उनकी पहली नौकरी कैसी थी, उन्होंने क्या क्या मुश्किलें झेली। आप हैरान रह जाएंगे कि उनके पास कितनी कहानियां हैं, और शायद उन कहानियों में ही आपकी जिंदगी का कोई सबक छिपा हो। याद रखिए, बुजुर्गों का सम्मान करना सिर्फ एक संस्कार नहीं, बल्कि एक जरूरत है, क्योंकि जब हम उनका सम्मान करते हैं तो हम अपने भविष्य का सम्मान करते हैं। आखिरकार एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, और तब हम चाहेंगे कि कोई हमारी बात सुने। तो चलिए आज से ही इस अध्याय को जीना शुरू करें। अपने बुजुर्गों को गले लगाइए, उनकी बातें सुनिए और उन्हें ये एहसास दिलाइए कि वो हमारी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी है। क्योंकि जैसा किताब कहती है, जीवन का चक्र तभी पूरा होता है जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। द सर्कल ऑफ लाइफ समापन। तो फिर दोस्तों, हम आ गए हैं उस मोड़ पर जहां किताब के पन्ने खत्म होते हैं लेकिन कहानी जारी रहती है। और अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो जरा रुकिए, यहीं पर इसी पल अपने फोन को थोड़ा सा ऊपर उठाइए और उस लाल बटन को दबाइए। हाँ, वही लाइक वाला बटन। और अगर आप चाहते हैं कि हम हर रोज आपके कानों में ऐसी ही कहानियां बुने, तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। ये कोई मांग नहीं, बल्कि एक दोस्त का अनुरोध है, क्योंकि आपके एक क्लिक से ही ये सफर और खूबसूरत बनता है। अब बात करते हैं उस किताब की जो आज हमने साथ साथ सुनी, द सर्कल ऑफ लाइफ। ये किताब कोई साधारण कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक आईना था जिसमें हमने अपनी ही जिंदगी को देखा। इसका मुख्य संदेश बहुत सीधा और गहरा है। जीवन एक चक्र है जहां हर अंत एक नई शुरुआत है। जैसे किताब के एक पात्र ने कहा था, हर पत्ता जो गिरता है वो जमीन को खाद देता है ताकि एक नया पेड़ उग सके। ये हमें सिखाता है कि दुख, असफलता या अलगाव को अंत न समझें, वे तो बस उस चक्र के पड़ाव हैं जो हमें अगले मोड़ की तैयारी कराते हैं। किताब में एक बूढ़े दादाजी ने अपने पोते से कहा था, बेटा जब तू रेत पर कदम रखता है तो पैरों के निशान बनते हैं, लेकिन अगली लहर आकर उन्हें मिटा देती है। ये मिटना अंत नहीं, बल्कि समुद्र का तुझे ये सिखाना है कि हर पल नया लिखा जा सकता है। यही संदेश है, हार को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें जीत का रास्ता दिखाती है। और आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने इस पूरी किताब को एक ही दिन में, एक ही सांस में सुना। यह कोई छोटी बात नहीं है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर किसी के पास 2 मिनट का समय नहीं, आपने एक पूरी किताब के लिए अपना समय निकाला। ये बताता है कि आप सिर्फ सुनने नहीं आए, बल्कि कुछ सीखने और महसूस करने आए। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। तब तक के लिए अपने चक्र को पूरा करते रहिए और याद रखिए, हर अंत बस एक नई शुरुआत का नाम है।